सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली में डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। इस वक्त हमारे साथ एक एक्सपर्ट्स साबिक वफाकी सेक्रेटरी पावर डिवीज़न मौजूद हैं। बड़ा एक्सपीरियंस है उनका, ख़ास तौर पे इस वक्त इशूज़ चला हुआ है और वो ये है कि जी IPPs जो ओल्ड है, IPPs न्यू, फिर बेगाज़ IPPs और फिर उसके बाद है ना इंडस्ट्रीज़ के हवाले से, ख़ास तौर पर टेक्सटाइल के हवाले से ये एक इशू बन गया है जिसको हम चाहते हैं कि आज इस मौजू पे अहम तरीन गुफ्तगू इरफान अली साहब से करूँ। इरफान अली साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी। अच्छा इरफान साहब, इससे पहले कि मैं IPPs पे आऊँ, मैं ज़रा आपसे पूछना चाहता हूँ, वर्ल्ड बैंक ने हमें जो तोहफ़ा दिया, आप समझते हैं सर कि उनके 2 या 3 तोहफ़े जिसको, क्योंकि इससे रिलेटेड है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो पाकिस्तान के लिए कैसा रहा वो तोहफ़ा सर? देखें, गुजारिश है कि वर्ल्ड बैंक एक तरक्याती इदारा है और एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस तरह के दीगर इदारे। वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान की तारीख में एक कलीदी रोल है। हम जब सबसे पहले जो चीज़ हमें नज़र आती है और जो बहुत बड़ा एक वाक़या है जो पाकिस्तान की तारीख पे बड़ा असर रखता है, वो इंडस बेसिन ट्रीटी की साइनिंग है और जिसके ज़रिए, जिस मुआहदे के ज़रिए भारत और पाकिस्तान ने पंजाब के 5 दरियाओं के बारे में एक आपस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप की थी। तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। आज पंजाब के तकरीबन तमाम दरिया सूख चुके हैं। मैं लाहौर का रहने वाला हूँ और एक ज़माने में रावी ठाठे मारता हुआ दरिया था और अब एक गंदा नाला बन के रह गया। वर्ल्ड बैंक उस मुआहदे का आर्बिट्रेटर भी है और मुआहदे की बुनियादी जो एक मूवर है वो वर्ल्ड बैंक था। फिर सिमिलरली ये जो 1994 में हमारी पहली पावर पॉलिसी IPPs के हवाले से आती है, उसको बनाने में भी यकीनन ये मैं इधर अपने आप मैं रुकता हूँ और ये कहता हूँ कि किसी भी इदारे पे और किसी भी और शख्स पे पूरा बोझ डाल देना या उसको स्केपगोट बनाने का मकसद नहीं है। अगर कोई गलत चीज़ होती है तो उसमें हम लोग, हमारी सियासत, हमारी ब्यूरोक्रेसी यकीनन बराबर के शरीक हैं। लेकिन जस्ट टू पुट थिंग्स ऑन रिकॉर्ड, ये जो हमारी पावर पॉलिसी है 1994 की, इसको बनाने में वर्ल्ड बैंक का एक कलीदी रोल था। अगर इस पॉलिसी को आप गौर से देखें तो इस पॉलिसी के तहत हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन पावर सेक्टर के नाम पर जो किया, हमने एक ऐसी पॉलिसी दी जिसके अंदर इन्वेस्टर के लिए सिरे से कोई रिस्क नहीं था, हर किस्म की गारंटी थी। और उसके साथ साथ ये जो अक्सर हम बातें सुनते हैं, कैपेसिटी, चाहे आप उससे बिजली हासिल करें या ना करें, आपको कैपेसिटी की पेमेंट करनी थी। तो ये सब चीज़ें उस पॉलिसी का हिस्सा थी और उसके बाद भी जो पॉलिसीज़ आती रही हैं, यानी सर पावर जनरेशन, यानी सर पावर जनरेशन को हमने प्राइवेटाइज किया था। ये था वो सेकंड तोहफा वर्ल्ड बैंक का जो IPPs की सूरत में आज तक हम भुगत रहे हैं। यही है सर दूसरा तोहफा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, मैं यहाँ एक सवाल पूछना चाहूँगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी मैं पढ़ रहा था और वो देख रहा था कि जनाब ये IPPs यानी पावर जनरेशन को तो हमने प्राइवेटाइज़ किया जो आज तक हम भुगत रहे हैं। अब जो मिनिस्ट्री है, ये जो हुकूमत है, वो डिस्कोस को प्राइवेटाइज़ करने जा रही है। तो ये जो डिस्कोस को अब प्राइवेटाइज़ करने जा रही है,
तो क्या आइंदा 10 साल बाद हम खड़े हुए रो रहे होंगे, पीट रहे होंगे अपने आप को सर? देखिए, मेरा इसमें एक नुक्ता नज़र है। मैं 2 साल तक इस महकमे का सेक्रेटरी रहा हूँ और मैं बड़ी शिद्दत से इसमें फ़ील करता हूँ कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यकीनन उसमें बड़ी ख़राबियाँ हैं। बिजली की चोरी, करप्शन, ये सारी ख़राबियाँ रिफ़ॉर्म की जा सकती हैं। हमने अपने जो हमें टाइम मिला इस महकमे में भरपूर कोशिश की और उसके रिज़ल्ट्स लिए। इसकी पॉलिटिसाइजेशन को रोका जाए, इसके अंदर मेरिट और लॉ की हुक्मरानी हो, तो क्या वजह है कि ये इदारे रिफ़ॉर्म ना करें? मेरी नज़र में प्राइवेटाइजेशन, हम लोग समझते हैं शायद हर चीज़ का हल प्राइवेटाइजेशन है। जब कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो हमारे बड़े बड़े सोचने वाले बड़े बड़े लीडर्स कहते हैं जी प्राइवेटाइज कर दो। मैं समझता हूँ कि ये हर चीज़ एक कमर्शियल एंटिटी नहीं है, ये मुल्की असासे हैं, इन्होंने सर्विस डिलीवरी करनी है। आप इनको रिफॉर्म करें, ना कि ये कि इनको प्राइवेटाइज करके इनको भी इतना महंगा कर दें या इस शोबे को इतना महंगा कर दें कि लोग और पिसते जाएं। यकीनन इनमें रिफॉर्म की ज़रूरत है और वो हमने करके भी दिखाई थी, वो की भी जा सकती है। ठीक है, आपने ये की थी अपने दौर में सर, ये बिल्कुल सही बात है, तो की जा सकती है। मैं सर एक ट्वीट है जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरी ही ट्वीट है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि IPPs and Pakistan cannot survive together. One has to go. Now decide, should Pakistan survive or the IPPs? My suggestion, renegotiate term and condition with IPPs. No more extension to the IPPs when term expire. Those IPPs do not want to renegotiate terms and condition. The government should buy back the IPPs at the discounted price. These IPPs are 20-25 years old. फिर मैंने एक और उसमें ऐड किया था वही चीज़ कि invite all the IPPs to renegotiate terms and condition. Those refuse to attend can be buy back. जी सर, इसके ऊपर थोड़ा सा आपका कमेंट चाहिए। देखिए डॉक्टर साहब, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक सब्जेक्ट है। मैं आपकी इजाज़त से कुछ टाइम लेता हूँ और इस पे बात करता हूँ। देखिए, IPPs के साथ हमारा इशू क्या है, पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है। IPPs बिजली जनरेट करती हैं मुख्तलिफ सोर्सेज से। कुछ IPPs फ्यूल से, लिक्विड फ्यूल से, कुछ गैस से, LNG से, कोल से, थर्कोल से, न्यूक्लियर, इसमें सरकारी और गैर सरकारी प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। बेगास भी सर। What is our problem with them? हमारी प्रॉब्लम ये है, नंबर 1, कि ये सारी IPPs जो हमारी पॉलिसीज़ आई हैं 2002 में, 1994 में और 2015 में, इनको आइडल कैपेसिटी की पेमेंट की जाती है। विच मीन्स कि आप इनसे बिजली लें या ना लें, उस वक़्त आपको उस बिजली की ज़रूरत हो या ना हो, आप इनको कैपेसिटी की पेमेंट करेंगे। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये सब डॉलर इंडेक्स्ड है। इनिशियली जो IPPs डॉलर इंडेक्स नहीं भी थी, डॉलर इंडेक्स कर दिया गया। जी ये परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ था। अच्छा, डॉलर जब ऊपर जाता है तो उसके साथ साथ इनकी कॉस्ट और टैरिफ ऊपर चला जाता है। तो ये हमारी प्रॉब्लम है। और अब लेकिन इसके अंदर हमें ये याद, और ये कैपेसिटी होती क्या है? कैपेसिटी के 2 मेजर हिस्से हैं। एक हिस्सा है इसका जो हम रिटर्न ऑन इक्विटी देते हैं, यानी जो इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है उस पे 17%, 18%, 21%, 16% उसको हम रिटर्न देते हैं, ROE। और दूसरा हिस्सा है जो इन्वेस्टर ने डेट लिया है या कर्जा लिया है बैंकों से इस इक्विटी, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का।
जो डेट का पोर्शन होता है वो 80% है तकरीबन, और 20% जो है वो पोर्शन रिटर्न ऑन इक्विटी के अंदर आता है। इक्विटी उसकी 20% है और 80% उसका डेट का है। ये जो डेट है हुकूमत ने, बिकॉज देयर इज अ सिंगल बायर विच इज़ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जिसने सॉवरन गारंटी दी हुई है खरीदने की, हुकूमत पहले 10 सालों में एक प्रोजेक्ट के कमीशन होने के बाद उस डेट को अदा कर देती है। ये बात समझने की है कि 80% डेट है और हुकूमत उस डेट को 10 सालों में या 12 सालों में कुछ प्रोजेक्ट्स में अदा कर देती। यानी जो ओल्ड, यानी यही रुकूंगा सर, यहाँ रुकूंगा, यानी ओल्ड IPPs जो 1994 और 20-25 साल पुरानी हैं, उनकी जो आपकी थी लोन वो हुकूमत ने अदा कर दिया सर, क्योंकि 10 सालों में करना है। जी, मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि इन जो पुरानी IPPs हैं गो के अपने वक़्त में उनका बोझ भी बहुत ज़्यादा था। आज आप पिछले मुख्तलिफ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के पेपर्स उठा के 10 साल पहले के भी पढ़ लें तो यही इश्यूज उस वक़्त भी नज़र आ रहे थे। लेकिन ये जो 2002 की पॉलिसी, 1994 की पॉलिसी, इनके IPPs का जो मेजर पोर्शन है डेट का, वो इनका डेट अदा हो चुका है, विच मीन्स कि इनको जो हम कैपेसिटी पेमेंट करते हैं या जो भी पेमेंट्स करते हैं वो उतनी बड़ी नहीं होती। अब हम आगे आते हैं, वो है 2015 के पॉलिसी के तहत जो हमारी IPPs आई हैं। अच्छा, इधर मैं ये थोड़ा सा ये आपको याद दिलाता चलूँ कि ये वो ज़माना है 2015, 16, इवन 14, जिसमें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग थी और बिजली के अंदर काफ़ी बड़ा गैप आ गया था बिजली की जनरेशन में। और उस वक़्त तो 2015 की पॉलिसी के नतीजे में जो मेजर प्रोजेक्ट्स आए हैं उनमें CPEC के प्रोजेक्ट्स हैं, पोर्ट कासिम को, साहिवाल कोल, बाद में ये हब चाइना भी है और दीगर, और हाइडल के भी कई प्रोजेक्ट्स हैं जो इन लाइन हैं अभी, और आपके LNG के भी प्रोजेक्ट्स, ये मोटे मोटे प्रोजेक्ट्स हैं। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो तकरीबन 2017-18 में कमीशन हुए हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स, कुछ अभी भी लाइन में हैं। इन प्रोजेक्ट्स की जो कैपेसिटी पेमेंट है वो बड़ी, उसका लोड बड़ा है, क्योंकि अभी इनका डेट पोर्शन अदा नहीं हुआ और ये अभी तकरीबन 2027-28 तक ये डेट पोर्शन इनका चलेगा, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। अब मैं इधर ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अब जैसा भी है ये IPPs हमारे लिए पावर जनरेट कर रही हैं, हमें इस वक्त जो बिजली मिल रही है वो इनकी मदद से मिल रही है। लेकिन सर यहाँ दो बातें पूछूंगा सर, क्योंकि आम लोगों के लिए, और ज़रा जल्दी चलेंगे हम ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हो सके। एक तो ये है सर कि जितनी बिजली वो बनाएंगे, यानी जितनी बिजली हमको ज़रूरत है, हमें वो नहीं, जितनी बिजली वो बनाएंगे हम उनको पेमेंट करेंगे। एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि ये देखने को मिला, अभी मैं देख रहा हूँ कि एक बड़ी लड़ाई शुरू हो गई है, उसके बारे में पूछना चाहता हूँ। वो है आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के हवाले से, और जो आपके IPPs जो पावर जनरेशन कंपनीज़ हैं, कि उनका ये कहना है कि जनाब बंद हैं बहुत सी प्लांट्स, जिससे आप उनको 1000 आपके करोड़, 500 करोड़, 100 करोड़ जो है उसको कैपेसिटी चार्जेस फिर भी दे रहे हैं। तो ये क्या है सर? देखें, इस एक सवाल में कई सवाल हैं। जी सर। जो आपने किया। जी सर। बात ये है कि जैसे मैंने गुजारिश की कि इन लोगों के साथ जो आपने पॉलिसी बनाई उसके मुताबिक आपने कॉन्ट्रैक्ट किया। काश के जिस वक़्त आप 2015 का साल आया था, या आप पॉलिसी के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स करते। पॉलिसी आपने बनाई ना, आपसे मुराद हुकूमत पाकिस्तान ने, और उस पॉलिसी में वो सारी
जिसे कहते हैं फैसिलिटीज़ फॉर इन्वेस्टर्स रख दी, कैपेसिटी पेमेंट्स, चाहे आप बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, वगैरह वगैरह, डॉलर इंडेक्सेशन। अब ये आपकी सॉवरेन गारंटीज़ हैं। जहाँ तक इंडस्ट्री का ताल्लुक है, इंडस्ट्री को 2 साल पहले तक एप्टमा को ख़ास तौर पर हुकूमत पाकिस्तान सब्सिडी देती थी, और उससे पहले भी इंडस्ट्री को सब्सिडी मिलती रही है। ये प्रॉब्लम रहा है इंडस्ट्री को, 2 प्रॉब्लम्स रहे हैं। एक तो बिजली की मुसलसल उसको पहुंचाना, और नंबर 2 बिजली का रेट। ये इंडस्ट्री का भी प्रॉब्लम है, कॉमर्स का भी प्रॉब्लम है, एग्रीकल्चर का भी और डोमेस्टिक का भी। बट इंडस्ट्री का ये कहना सही है कि उनको कंपेटिटिव होना चाहिए, जिसके लिए हुकूमत पाकिस्तान उनको सब्सिडी देती थी। हुकूमत पाकिस्तान और भी सब्सिडीज़ देती थी। हुकूमत पाकिस्तान उन लोगों को भी सब्सिडी देती थी जो 300 यूनिट तक यूज़ करते थे सिंगल फेस पे। ये गरीब लोग थे और डोमेस्टिक कंज्यूमर्स का 75% थे। इसी तरह ट्यूबवेल्स को, एग्रीकल्चरल ट्यूबवेल्स को सब्सिडाइज़ किया जाता था ताकि फूड की कीमत जो है बरकरार रहे। अनफॉर्चुनेटली ये सारी सब्सिडीज़ या तो रिड्यूस कर दी गई हैं या बहुत कम कर दी गई हैं या इनका स्ट्रक्चर बदल गया है। सो अचानक ये सारा लोड जो है इंडस्ट्री पे भी आ गया है। एग्रीकल्चर वाले भी चीखते हैं, उनके पास शायद उतना फोर्स नहीं है हमारी ममलिकत में कि उनकी बात उतने गौर से सुनी जाए। और इसी तरह डोमेस्टिक कंज्यूमर, ख़ास तौर पे गरीब आदमी। तो ये सारी प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को अब आपने हल करना है। मैं यहाँ रोकूंगा, नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। ये बात सामने आई कि 2018 में ये जो रीजनली कॉम्पिटिटिव एनर्जी टैरिफ यानी सब्सिडी दी जा रही थी, वो ये चेक किया गया कि ये जो सब्सिडी आप दे रहे हैं इससे क्या एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है, इससे फ़ायदा हो रहा है। तो फिर देखा गया है कि एक्सपोर्ट्स में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। फिर ये देखा गया कि ये क्या बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो टेक्सटाइल के, उनको फ़ायदा पहुंच रहा है, या दूसरे ग्रुप्स को जो कुछ काम ही नहीं करते उनको इसका फ़ायदा पहुंच रहा है, जो अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। चुनांचे 2020 में ये सब्सिडी बंद कर दी गई। तो अब सवाल ये है कि ये जो सब्सिडी बंद हुई है, इसकी बुनियाद पर चीख निकल रही है ये जो आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की जो है, और इनकी लड़ाई शुरू हो गई है जो कि पावर जनरेशन वाले हैं, या वाकई जो इस वक्त इंडस्ट्रीज़ के एप्टिमा के जो लोग टीवी पे आकर ये कह रहे हैं कि जनाब आप फॉरेंसिक ऑडिट कराएं इन इदारों का, जिस पे पता चलेगा कि हज़ार करोड़ से ज़्यादा आवाम के पैसे सिर्फ 40 इदारों को दिए जा रहे हैं, जो गरीब आवाम पर बोझ पड़ रहा है। जी क्या कहेंगे सर? देखिए, जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ी या ना बढ़ी और कितनी इंडस्ट्री ने जेन्युइनली सब्सिडी को यूज़ किया, इस पे तो मेरा ख्याल है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स या उसका कोई नुमाइंदा बेहतर जवाब दे सकेगा। ठीक। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, जैसे कि IMF का और आलमी मालियाती इदारों का सब्सिडीज़ के बारे में बड़ा एक क्लियर व्यू है। उनका ख्याल ये है कि सब्सिडीज़ बिल्कुल टारगेटेड होनी चाहिए, और मतलब सब्सिडीज़ उतनी जनरलाइज पैमाने पे नहीं देनी चाहिए जितने पैमाने पर पाकिस्तान में दी जाती रही हैं। अब ये जो बिल्कुल जेन्युइन बात है कि अगर सब्सिडी दी जाए तो उसके नतीजे में एक्सपोर्ट बढ़े या एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है वो अच्छी हो, ये जवाब शायद एप्टमा या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स बेहतर दे सकेंगे। लेकिन मैं एक अहम चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। ये तो मैंने शुरू में कह दिया कि सब्सिडीज़ जो हैं वो दी जाती थी, अब उनको रिड्यूस किया जा रहा है या ख़त्म किया जा रहा है।
देखिए, इसके अंदर एक बड़ा इशू इन्वॉल्व है। बिल्कुल बिजली की कीमत बढ़ गई और डॉलर की वजह से बढ़ गई, और फ्यूल की कीमत भी बढ़ी और कैपेसिटी की कीमत भी बढ़ी। इस पे मैं एक बात करूंगा आगे चलकर, लेकिन अभी जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि इस मामले को बहुत एहतियात से देखने की ज़रूरत है। इस वक्त हम 2015 से पहले की आईपीपीज़ इतनी रेलेवेंट नहीं है इस सारी डिस्कशन में। इस डिस्कशन में 2015 के बाद की आईपीपीज़ रेलेवेंट है ज़्यादा, और उनमें सीपैक एक बहुत मेजर कंपोनेंट है। कहीं हम दोस्त ममालिक या मुल्क की इंटेग्रिटी को तो चैलेंज नहीं करने लग गए, कहीं हम एक लेवल से आगे जाके कोई और बात तो नहीं कर रहे हैं जो हमारे डिप्लोमेटिक और क्लोज रिलेशनशिप विद चाइना को मुतासिर करे। आई थिंक वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। सीपैक अगर उस वक़्त चाइना हमारी मदद को नहीं आता तो उस वक़्त पाकिस्तान में अंधेरा छा रहा था। मुझे आज भी याद है, मुल्तान से लाहौर ट्रैवल करते थे, रास्ता सारा तारीक होता था। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर गलती है तो हमारी थी। हमने अपनी पॉलिसी में क्यों नहीं तब्दीली की? हमने ये वर्ल्ड बैंक की बनाई हुई पॉलिसीज़, और प्लीज़ रिमेंबर, वर्ल्ड बैंक सिर्फ पॉलिसीज़ नहीं बनाता, वर्ल्ड बैंक इन्वेस्टमेंट्स भी करता है। कई प्रोजेक्ट्स उनके भी हैं, 2002 की पॉलिसी में भी हैं, 1994 की पॉलिसी में भी हैं, और उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी में भी हैं। सो दे आर बेनिफिशरीज ऑल्सो, वो जिक्र कोई नहीं करता। व्हाट आई एम सेइंग इज कि कहीं हम किसी और का एजेंडा तो पूरा नहीं कर रहे। बहुत बड़ी बात है सर, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट। जी सर, मतलब ये हमारे मुल्क का इशू है। तो मैं एक बात यहाँ कहूँगा, उस वक़्त भी जब मैं सेक्रेटरी था तो एक आलमी मालियाती इदारे का एक बहुत बड़ा अफसर मेरे पास बैठा हुआ था। मुसलसल बात होती थी, जी सीपैक महंगा है, सीपैक वो है, सीपैक ये है। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा ये हमारे मुल्क का मामला है, हम एक सॉवरन नेशन है, आप हर वक्त ये सीपैक के खिलाफ क्यों बात करते हैं? काफ़ी सख्ती से मैंने बात की। समहाउ उसका असर ये हुआ कि वो शख्स जो है अचानक बोल पड़ा कि हम क्या करें, हमारे प्रेसिडेंट को जिन्होंने लगाया है, जिस मुल्क ने जिस उसको लगाया है, उसके मेन टास्क में एक ये भी है कि सीपैक को पुश बैक करो। आई एम टेलिंग यू व्हाट हैपेंड। सो मैं बिल्कुल टैरिफ के बढ़ जाने को, इंडस्ट्री की तकलीफ़ को, पाकिस्तान के लोगों की तकलीफ़ को बिल्कुल समझता हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जब हम 2015 की के बाद की जो बात कर रहे हैं उसमें सीपैक इज अ मेजर कंपोनेंट। मैं यहाँ रोकूंगा सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपने हाईलाइट किया है। देखिए सर, ये जो आजकल मीडिया में आकर इस इशू को, बिल्कुल आपने सही कहा कि माजी में इसको हाईलाइट नहीं किया गया। हालांकि आपने ये कहा कि ये जो 25 साल पुरानी आईपीपीज़ है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और उसकी बता भी दिया आपने कि 80% जो उसका लोन, मैंने रेलेवेंट नहीं है। ठीक है सर, रेलेवेंट नहीं है। जो नई आईपीपीज़ है, ख़ासतौर पे सीपैक के हवाले से जो चाइनीज़ हैं उसको निशाना बनाया जा रहा है। और यह सवाल भी लोग उठा रहे हैं कि वो आदमी जो केयरटेकर हुकूमत का हिस्सा था और जो कि एक केयरटेकर वक्त में उसने टाइम किया, और आज उन इश्यूज़ पर मीडिया में बैठकर उसको निशाना बनाया जा रहा है जो कि न्यू आईपीपीज़ ये सीपैक का है, और जिसके बारे में आपका ये स्टेटमेंट है जो मैं इस वक्त कोट करना चाहता हूँ कि कहीं ये कोई एजेंडा तो नहीं है जिससे पाकिस्तान और चाइना की रिलेशनशिप और जो सीपैक है जो एग्रीमेंट उसको नुकसान पहुँचे। मैं सही पहुँचा हूँ सर? इसको मैं इस तरह कहूँगा कि मैं किसी की नीयत पे शुबा नहीं कर रहा,
बहुत सारे लोग एक बात कर रहे होते हैं और बाज़ दफ़ा उनको उस बात की एक्चुअल इम्प्लिकेशन का अंदाज़ा नहीं हो पाता। मैं सर यहाँ एक सवाल जो आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक ऐसा शख्स जिसे इंडस्ट्रीज से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मसलन एप्टमा से अब कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनकी सारा का सारा अब कंसर्न लेक कोई प्रोजेक्ट है उसके हवाले से है, और वो साहब इस वक्त मीडिया में बैठकर जो IPPs हैं, पावर जनरेशन, न्यू पावर जनरेशन के ऊपर जिस किस्म के सवालात उठा रहे हैं, उससे हम आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे। नीयत तो चले छोड़े, एक आम आदमी तो नहीं है, वो तो मिनिस्टर रह चुके हैं सर केयर टेकर गवर्नमेंट में, तो क्या वजूहत है कि अपने दौर में वो उन चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंट करने के बजाय आज जबकि उनका ताल्लुक़ मेजर इंडस्ट्रीज से नहीं है, एक लेक प्रोजेक्ट के वो साहब हैं और मिनिस्टर रह चुके हैं, वो अगर इन इश्यूज़ को जिसके बारे में आपका ये सवाल है कि ये एक अहम मामला है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम किसी का एजेंडा फ्लोट कर रहे हैं। जी सर, क्या कहेंगे? देखिए, मैं उनको ज़ाती तौर पर तो ज़्यादा नहीं जानता हूँ और मैं शायद उनकी ज़ात पे कोई कमेंट ना करना चाहूँ, और मैं उनको ये बहुत पढ़े लिखे, बहुत माहिर आदमी हैं, माजी में मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और उन्होंने कोई ख़ास तौर पे 2015 की पॉलिसी अपनी बातों में ज़िक्र नहीं किया जो मैंने टीवी में या उनकी बात सुनी, लेकिन जो इम्प्लिकेशन है ना वो यही है। जब आप IPPs की बात करते हैं तो इस वक्त जो लोड है टैरिफ के अंदर वो इन्हीं IPPs का है जो 2015 के बाद कमीशन हुई है। और जब हम फॉरेंसिक ऑडिट की बात करते हैं, फिर हम आगे से ये बात भी कर देते हैं कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी जाने को तैयार हैं, तो दैट आपको मालूम है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जनरली हुकूमतें या हुकूमतों के केस कामयाब नहीं होते। फ़र्ज़ कीजिए कि कोई केस हो भी, अनलेस के आप किसी पे करप्शन साबित कर सकें, और करप्शन साबित करना आसान नहीं होता। अब यहाँ हम अगर CPEC के प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हों तो मैं सिर्फ ये गुजारिश करूँगा कि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू है एंड वी मस्ट नॉट गो देयर। हम ये बात हमें इस तरह से नहीं करनी चाहिए। चाइना ने हमारी मदद उस वक़्त की थी जब कोई दुनिया में और मुल्क हमारा हाथ नहीं पकड़ रहा था और पाकिस्तान तारीकी में डूबा हुआ था। ये हमारी अपनी गलतियाँ हैं। देखिए, मैं डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त से गुजारिश करता हूँ। आई वॉज सेक्रेटरी पावर जब ये वाक़या हुआ कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और फाइनेंस मिनिस्ट्री में IMF के ही 2 साहिबान को मुलाजमत दे दी गई। एक वज़ीर थे और एक गवर्नर थे स्टेट बैंक। मुझे ये बताइए कि उस वक़्त तक डॉलर पाकिस्तान में रेगुलेट किया जाता रहा था। चलें, आपने फ़ैसला कर लिया कि ये रेगुलेट करना सही नहीं है और डॉलर को आपने डी रेगुलेट कर देना है। जितनी अचानक और जितना सडनली ये किया गया, ऐसा कहीं नहीं किया जाता। यानी एक दिन डॉलर 105 रुपए का है और अगले दिन 150 का, 175 का। दिस वॉज समथिंग दैट वॉज गिवन टू अस एज ए गिफ्ट बाय मिस्टर हफीज शेख एंड रजा बाकिर साहिब। मैं नाम भी ले रहा हूँ। काश ऐसे नहीं होता, काश हम अपने आप को उस चेंज के लिए तैयार करते और फिर उधर जाते। ठीक, आपको कितने बड़े नुकसान हुए। आपके जो डेट्स थे, अगर आपके ऊपर 100 रुपए का कर्जा था, वो अचानक जैसे वो डॉलर ऊपर गया है, अचानक जंप लगी है, 200 रुपए का बहुत बड़ा नुकसान है। आज तक डॉलर स्टेबल नहीं हो सका आपका, आज तक आपका डॉलर स्टेबल नहीं हो सकता। अच्छा सर, ये बताएं एक चीज, क्योंकि वक्त कम है हमारे पास मेरी एक इसमें कंप्लीट कर लूं बात। जी बोले। मैं बात कंप्लीट कर लूं तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि मुझे तो किसी की पाकिस्तानियत पे या किसी पे शुबा नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं कि हम सब लोगों को, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो, पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म
एडवांटेजेस और बेनिफिट्स को देखते हुए ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो बिजली और पावर के इशू से बढ़कर कहीं और चली जाए। ठीक, समझ गए सर, बिल्कुल समझ गए, लोग समझ गए, ये मैं कह रहा हूँ। बहुत अच्छी बात आपने कह दी और ये बात बिल्कुल सही है कि हम किसी का एजेंडा तो नहीं फॉलो कर रहे हैं या एजेंडे का हिस्सा तो नहीं बन रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। मेरे पास वक्त कम है सर, मैं ज़रा 2 सवाल पे आना चाहूँगा। एक तो ये है कि सर जिस तरह हुकूमत ये कह रही है कि हम जो इम्पोर्टेड कोल है उसके बजाय थर कोल को इस्तेमाल करें, और कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं और चाइनीज़ भी सुना इस पे एग्री करते हैं कि कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसको थर कोल इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे जो कॉस्ट है वो सर 50% कम हो जाएगी। तो ये पॉसिबिलिटी कितनी है सर? क्या मॉडिफाई करना पड़ेगा या अभी भी कुछ ऐसे जगह हैं जिसके ऊपर आप मॉडिफाई किए बगैर थर कोल को इंपोर्टेड कोल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं? जी, जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं जैसे साहिवाल है या पोर्ट कासिम है, देखिए थर कोल और इम्पोर्टेड कोल में फ़र्क है ना। इम्पोर्टेड कोल क्वालिटी में बहुत बेहतर होता है, थर उतना बेहतर नहीं है। तो अगर आपको इनको थर कोल पे लाना है तो आपको जो इनकी स्पेसिफिकेशंस हैं जिसके मुताबिक ये बने हुए हैं इनको चेंज करना पड़ेगा, यानी इनके बॉयलर्स चेंज करने पड़ेंगे। जो और प्रोजेक्ट्स हैं जो थर कोल पे बने हैं जैसे हब चाइना है या एंग्रो वालों के प्रोजेक्ट्स हैं, लकी वालों ने भी आना है इस पे, वो तो बना ही अपने आप को थर की स्पेसिफिकेशंस में है ना। इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप करेंगे पोर्ट कासिम या साहिवाल पे तो आपको उनके अंदर मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी जिसकी कॉस्ट होगी। ठीक है। अच्छा सर ये बताइए, डेफिनेटली इस कॉस्ट के बाद जब थर कोल इस्तेमाल होगा तो यकीनन जो कॉस्ट है वो 50% तक गिरेगी सर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा सर, मैं अब आखिरी एक सवाल 2 सवाल पे आना चाहता हूँ और वो है सर ये बेगास, क्योंकि सलमान शहबाज के हवाले से बड़ी बात भी हो रही है कि उन्होंने कहा कि जी हम तो बेगास की IPPs इस्तेमाल करते हैं और बेगास की IPPs में जो है ना फॉरेन आपके फ्यूल होता है, ना इम्पोर्टेड कोल होता है, ना इम्पोर्टेड गैस होती है, तो हम तो गन्ने के फुजले से इस्तेमाल करते हैं। और इस सूरत हाल में जाहिर है कि हमें जो हम कहा जाता है कि शायद पर यूनिट 18 रुपीज़ ये चार्ज करते हैं। लेकिन सर मैं यहाँ पढ़ भी रहा था कि बेगास के IPPs के साथ 2014 में मुआहिदा हुआ था जब नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत थी, और यह बेगास IPPs में शरीफ खानदार और जहांगीर तरीन की IPPs सबसे काबिल ज़िक्र थी और इनको पेमेंट जो थी सर वो डॉलर्स में इंटरनेशनल फ्यूल प्राइस के साथ लिंक करके दिया जाता था। आप सेक्रेटरी रहे हैं, क्या कहेंगे सर इसके ऊपर? रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी जो थी उसमें सोलर, विंड, ये सारी आइटम्स थी। बगास को सबसेक्वेंटली, अब साल मुझे याद नहीं है, बगास को उसमें शामिल किया गया। बगास से भी एनर्जी डेवलप होती है और इन लोगों को जो मिलता है इनका भी जो टैरिफ तय किया गया है उसके मुताबिक इनको मिलता है। मुझे इतना याद है कि इनके साथ हमारे महकमे का एक झगड़ा हो गया था, जितने भी, और इसमें सिर्फ जहांगीर तरीन या सलमान शहबाज नहीं है, इसमें और भी लोग हैं, खुसरो बख्तियार भी है, जिन जिन लोगों की शुगर मिल्स हैं उन्होंने बगास के प्लांट बनाए हुए हैं। तो इनके साथ हमारे महकमे का एक मसला हो गया था और वो ये था कि हम समझते थे कि ये अपने टैरिफ के अंदर, अब मैं उसकी टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, अपने टैरिफ के अंदर ये बहुत ज़्यादा ये अपने हमसे जो वसूली कर रहे हैं वो अपने टैरिफ की गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। तो ये हमने इनके पैसे रोके थे, अरबों की उसमें क्वांटिटी में थे। तो ये हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए थे और इनके पास हमेशा बड़े बड़े वकील होते हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुझे बुलाया था और कहा था कि सेक्रेटरी साहब ये आप फैसला करें। तो मैंने शुगर मिल्स को भी पूरी हेयरिंग दी थी, तमाम शुगर मिल्स को, और बिल्कुल फेयर और ओपन माइंडेड तरीके से। एंड आई रियलाइज़ के जो शुगर मिल्स हैं और वो जो इंटरप्रिटेशन कर रही हैं वो दुरुस्त नहीं है।
और उसके मुताबिक मैंने अपनी डिसीजन दी थी और हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भेज दी थी। उसके नतीजे में इमीडिएटली तो 3 अरब रुपए, 3 से 4 अरब रुपए बच गए, लेकिन जो मुस्तकबिल पे उसका असर हुआ वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, यानी काफ़ी बचत हो गई। तो वो तमाम शुगर मिल्स थी, उसमें कोई सलमान शहबाज या जहांगीर तरीन सिंगल आउट नहीं हो सकते। दे वर ऑल ए पार्ट ऑफ इट, जिन्होंने बगास के प्लांट लगाए हुए हैं। बट आई एम ग्लैड कि हम लोगों ने सही इंटरप्रेट करके, एंड आई एम सॉरी टू से कि उस वक्त नेपरा भी गलत इंटरप्रेट कर रहा था। एक चीज़ होती है प्लांट फैक्टर, उसको, और उसकी वजह से काफ़ी जो इनकी पेमेंट्स थी उनको इनके गिवन टैरिफ में रैशनलाइज कर दिया गया। ठीक है, सुनने में आया है कि जो कंट्रोल किया गया था, जो रोका गया था, जो कट किया गया था, अब दोबारा उनको फैसिलिटेट करने के लिए दे दिया गया है। इसके ऊपर किसी स्टेज पर इंशाल्लाह हम फुल कंफर्मेशन के साथ आपके साथ आएंगे। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सी चीज़ों को हाईलाइट किया। किसी स्टेज पर इंशाल्लाह हम दोबारा आपसे बात करेंगे। वक्त खत्म हो चाहता है, डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।